दोस्तों, चंद्रपुर नाम का एक राज्य था जिसके राजा थे वीरसेन। इनके राज्य के बीच में एक गांव था। उस गांव में एक रामदास नाम का लोहार रहता था, जिसकी एक बीवी और दो जुड़वां बेटे विराट और विराज। दोनों की आयु लगभग 20-21 वर्ष। रामदास लोहार का घर उसके लोहरी से ही चलता। रामदास के गांव के एक घना जंगल था, जहां से गांव के सभी लोग अपने घरों के लिए लकड़ियां लाते और जो लकड़ियां उनसे बचतीं उन्हें शहर में बेच आते। रामदास लोहार के घर में एक गाय भी थी, जिसके लिए चार और घर के चूल्हे के लिए लकड़ी उसके बेटे ही लाते। दोनों भाई किसी योद्धा से कम नहीं थे। एक दिन गांव का एक युवक लकड़ियां लेने जंगल में गया और वापस नहीं लौटा। शाम को गांव में हल्ला मच गया कि गोमती का बेटा जंगल से नहीं लौटा। आखिर गया तो गया कहाँ? पूरे गांव में किसी के भी घर चूल्हा नहीं जलता है। गांव के कुछ बड़े बुजुर्ग गोमती के बेटे को खोजने के लिए कहते हैं, पर जंगल इतना बड़ा और खौफनाक है कि कोई भी रात में जंगल जाने को तैयार नहीं होता। मगर वह विराट और विरज का मित्र था, इसलिए दोनों भाई सोहन को खोजकर लाने को तैयार हो जाते हैं। मगर सुनीता यानी उनकी माँ घबरा जाती हैं और रात जंगल जाने से इनकार कर देती हैं। अब गाँव वालों के सामने बड़ी दुविधा, करे तो क्या करे। इतने में ही एक अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा घायल और हफ्ता हुआ गांव में आता है और गांव वालों को बताता है कि जंगल में एक शेर उतर आया है और वह हमारे गांव की तरफ ही आ रहा था। पर रास्ते में उसे मैं और गोमती का लड़का दिखे। हम जैसे तैसे नज़र बचाकर एक पुराने खंडहर में छिप गए और उसके वहां से हटने का इंतजार करते रहे। जैसे ही शाम हुई, हमने मशाल जलाई और दोनों अपनी जान बचाकर भागे। मगर उस लड़के को पैर में बहुत चोट लगी है। मैंने उसको जंगल के बाहर सड़क पर बिठाया है। आप सब जल्दी चलिए। गांव के लोग मशाल जलाकर गोमती के बेटे को ले आते हैं। अगले दिन लोग जंगल जाने से डरते हैं, पर कुछ लोग हिम्मत करके जंगल के बाहर से लकड़ियां लाते हैं। मगर अब खतरा और भी बढ़ गया था। एक दिन एक बुजुर्ग से आदमी लकड़ी चुग रहे थे, तभी वहां वह खूंखार शेर आया। इससे पहले वो कुछ सोच समझ पाते, उस आदमी को अपना शिकार बना लिया। गाँव वालों को बहुत दुख हुआ और गाँव के सभी लोग घबराए हुए भी थे। गांव के सभी लोग इकट्ठे होकर राजा वीरसेन के पास जाते हैं और अपनी सारी समस्या राजा वीरसेन को बताते हैं कि कैसे उनके गांव के दो लोग घायल हुए और एक को उसने अपना शिकार बना लिया। राजा बहुत ही विनम्र था। उसने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया, जल्दी ही उस खूंखार जानवर को बंदी बनाया जाए, जिंदा या मुर्दा। राजा के आदेश पर तुरंत सैनिक जंगल जाते हैं और शेर को पकड़ने का प्रयास करते हैं। वो शेर इतना खूंखार था कि सारे सैनिक एक से बड़ा एक योद्धा फिर भी उससे डर जाते हैं। जैसे ही सैनिक उस पर जाल फेंकते हैं, शेर उसे अपने पंजों से काटकर घने जंगल की ओर भाग जाता है। अगले दिन सैनिक फिर से प्रयास करते हैं, मगर इस बार भी असफल हो जाते हैं। अब राजा का आदेश था कि कोई भी व्यक्ति जंगल की ओर न जाए। एक दिन राज्य में बहुत जोर की बारिश हुई। बारिश के साथ साथ हवा भी बहुत तेज थी। गांव के सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर ही रहे। अगली सुबह जैसे ही बारिश रुकी, धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर निकले। रामदास भी अपने घर से बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी गाय वहां नहीं है, जहां उसने उसे बांधा था। रामदास जोर से अपनी बीवी को आवाज लगाता है, सुनीता, बाहर आओ जल्दी। सुनीता घबराई हुई बाहर आती। क्या हुआ जी, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? रामदास, हमारी गाय कहाँ है? जैसे ही विराट और विराज ने ये सुना, दोनों घबरा गए। उन्होंने सोचा कहीं गाय जंगल की तरफ तो नहीं चली गई, और दोनों बिना सोचे समझे जंगल की ओर भाग गए। जंगल में थोड़ा आगे जाने पर उन्हें याद आया कि इस जंगल में तो बहुत ही खूंखार शेर है, पर दोनों बिल्कुल नहीं घबराए। अचानक दोनों ने शेर की दहाड़ सुनी। देखा तो शेर उनके ठीक पीछे था और उसके ठीक पीछे गाय। फिर भी दोनों भाई जरा भी नहीं घबराए। दोनों बुद्धि के बहुत तेज थे। विराट जानता था कि जब तक हम कुछ हलचल नहीं करेंगे तब तक वो अटैक नहीं करेगा। अब दोनों ही शेर से लड़ने को तैयार। दोनों भाई शेर को देखते देखते अपनी जगह से आगे बढ़ने लगे। अब यहाँ पर शेर सोचने लगा, ये दोनों तो मुझसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे हैं, अब मैं पहले किस पर वार करूं? शेर पहले विराज पर हमला करने के लिए झपटा। जैसे ही शेर झपटा, वैसे ही विराट ने उसके सिर पर एक पंच मारा और विराज ने तुरंत उसकी गर्दन पर चाकू से वार किया। अब शेर वहीं पर गिर गया। दोनों भाइयों ने उसे रस्सी से बांध लिया। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इनके पास चाकू कहाँ से आया। ये दोनों तो बिना सोचे समझे ही घर से निकले थे। तो मैं आपको दोस्तों, ये दोनों लोहार के बेटे। दूसरा, ये सब इन दोनों की चाल थी। इतने में ही वहां पर राजा का सेनापति बहुत से सैनिक लेकर और कुछ गांव वाले रामदास लोहार के साथ आ जाते हैं, पर देखते हैं कि दोनों भाइयों ने शेर को बांध रखा है। अगले दिन राजा दोनों भाइयों को राजदरबार में बुलाते हैं और अपने मंत्री, महामंत्री, सेनापति सहित सबके सामने दोनों की प्रशंसा करते हैं। कहते हैं, तुम दोनों ने बहुत बहादुरी का काम किया है, जिसे मेरे सैनिक और सेनापति भी नहीं कर पाए।
राजा दोनों भाइयों से पूछते हैं, बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए। दोनों भाई बुद्धि के बड़े तेज थे। दोनों कुछ देर सोचकर बोले, हमें एक रात और दिन के लिए महल की मेहमान नवाजी चाहिए। सभा में बैठे लोग हैरान हो जाते हैं, सोचते हैं कि इन दोनों के पास अपनी गरीबी दूर करने का कितना अच्छा मौका था, पर वो भी गवा दिया। कितने बेवकूफ हैं दोनों भाई। पर राजा मुस्कुराकर कहते हैं, ठीक है, तुम दोनों एक पूरे दिन और एक पूरी रात के लिए यहाँ रुक सकते हो और महल में कहीं भी घूम फिर सकते हो। ये सुनकर सेनापति भलाल देव बोला, ये दोनों राज्य के लिए खतरा भी हो सकते हैं। तब राजा वीरसेन कहते हैं, मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए, मुझे मनुष्य को परखने की समझ है। ये बात सुनकर मंत्री बलदेव भीतर ही भीतर हंसता है, मगर दोनों लड़कों के सिवा किसी का भी ध्यान मंत्री की ओर नहीं जाता। राजा दोनों को महल में अपने साथ भोजन कराते हैं। भोजन के बाद दोनों भाई कहते हैं, महाराज, क्या हम महल देख सकते हैं? राजा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, शौक से सारा महल देखो। दोनों भाइयों को महल शाम हो जाती है, पर दोनों अभी महल ही देख रहे हैं। दरअसल दोस्तों, ये दोनों मंत्री बलदेव का कमरा ढूंढ रहे थे। अचानक एक कमरे से दोनों को कुछ आवाज़ आती है। दोनों भाई कमरे के नज़दीक जाकर सुनते हैं तो वही मंत्री बलदेव अपने किसी गुप्तचर से बात कर आज रात राजा वीरसेन को मारने की योजना बना रहा था। ये सुनकर भी दोनों ऐसे ही खड़े रहे, जैसे पहले से सब कुछ पता हो। दोनों की बहुत परखी नज़रें पहली ही बार में मंत्री को पहचान लेते हैं कि इस मंत्री बलदेव के इरादे कुछ ठीक नहीं हैं। दोनों भाई बुद्धिमानी और साहसी थे। दोनों ने मंत्री और गुप्तचर की बातें सुनी। मंत्री अपने गुप्तचर से कह रहा था कि राजा के कोई पुत्र तो है नहीं, और जब भी मैं अपने पुत्र जयदेव को राजा बनाने की बात करता हूं तो महाराज मेरी बात को किसी न किसी तरह टाल देते हैं। मंत्री बहुत गुस्से से बोला, बस अब बहुत हुआ। मैं अपने बेटे बलदेव को राजगद्दी पर बैठा देखना चाहता हूं, चाहे इसके लिए मुझे महाराज को मारना ही क्यों ना पड़े। तुम आज रात महल पर आक्रमण करवा दो और राजा को मौत के घाट उतार दो, फिर दोनों राजकुमारी तुम्हारी और मेरा। तभी गुप्तचर मंत्री के कमरे से बाहर निकल आता है। गुप्तचर को आता देख दोनों लड़के छुप जाते हैं और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाते हैं। तभी विराट विराज से कहता है, देखा मैं इस मंत्री, मैं कुछ गड़बड़ है दोस्तों। जब दोनों भाई महल में प्रवेश कर रहे थे तभी दोनों की दृष्टि मंत्री पर पड़ती है। मंत्री सबसे छुपकर किसी को धन दे रहा था। दोनों की बुद्धि कुछ संकेत करती है। तभी दोनों भाई राजा से कुछ भी ना मांगकर सिर्फ महल देखने को कहते हैं। अब दोनों भाई सोचने लगे कि राजा को आज रात के हमले से कैसे बचाया जाए। ये सोचकर दोनों भाई अपने कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं महल में सभी चैन से सोए हुए हैं, पर महल में कुछ सैनिक पहरेदार जागे हुए भी हैं। दोनों भाई उनके पास जाकर सीधा पूछते हैं, अगर तुम्हारे महल पर कोई अचानक हमला करे तो तुम सब क्या करते हो? उनमें से एक सैनिक बोला, क्यों भाई, क्या तुम हमला करने वाले हो? दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हुए, हम तो नहीं, पर तुम्हारे महल का मंत्री बलदेव जरूर आज रात महाराज पर हमला करने वाला है। इस महल के अंदर एक बात तो थी कि राजा के सभी सैनिक बहुत वफादार थे, इसलिए मंत्री बलदेव की आज तक सारी योजनाएं असफल थीं। पर मंत्री की इस योजना के बारे में किसी को भी कोई खबर नहीं थी। उनमें से 2-3 सैनिक तो विराट और विराज की बात को हवा में टाल देते हैं, पर उनमें से एक सैनिक अचानक सावधान, अगर तुम्हारी बात सत्य है तो हमें तुरंत राजा साहब को बतानी चाहिए। तब विराट बोला, जब तक तुम महाराज को जगाने जाओगे तब तक तो वो लोग महल के अंदर होंगे। सैनिक तो फिर अब क्या करें? सबसे पहले तो महाराज को सुरक्षित करो। क्या महल में कोई ऐसी जगह है जिसके बारे में किसी को पता ना हो? उनमें से एक सैनिक बोला, हाँ, महल में एक तहखाना है जो बहुत पुराना है, जिसे महाराज के पूर्वजों ने बनवाया था। मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, जब से महल में ये मंत्री आया है तब से और उससे भी पहले से तहखाने का कोई जिक्र या इस्तेमाल किसी ने भी नहीं किया। दोनों भाई, बहुत अच्छा, तो फिर महाराज को तहखाने में छुपा देते हैं। तभी कुछ सैनिक जाकर महाराज को सब कुछ बताकर तहखाने में छुपा देते हैं। महाराज तो सुरक्षित हो जाते हैं। अब सैनिक विराट और विराज से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब विराट बोला, महल की सभी दीवारों पर तेल गिरा दो ताकि कोई भी महल की दीवारों पर चढ़ ना सके। एक सैनिक बोला, मगर इसके लिए तो हमें और सैनिकों की जरूरत पड़ेगी। विराज ने कहा, नहीं, हमारे पास इन सब के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। सब कुछ हमें ही करना होगा। अब सभी सारी दीवारों पर डालने लग जाते हैं। अब सैनिकों ने सारा काम अच्छे से कर दिया। अब लड़के बोले, महल की सारी लाइट बंद कर दो। सैनिक सारी लाइट बुझा देते हैं। अब दोनों भाई सभी सैनिकों को महल के बाहर चारों ओर खड़ा कर देते हैं
और खुद जाकर देखते हैं कि दुश्मन सैनिक कितनी दूर है। उधर राजा नसीरुद्दीन का सेनापति महमूद खान अपनी सेना की एक बड़ी टुकड़ी लेकर महल की तरफ बढ़ रहा था। उसी दुश्मनों को अपनी ओर आता देख दोनों भाई सैनिकों से कहते हुए, सावधान, दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा है। विराट और विराज वहीं पत्थर के बड़े से ढेर के पीछे छुप जाते हैं। जैसे दुश्मन सैनिक पास आए, दोनों भाई उन पर पत्थर फेंकने लगे। दुश्मन सैनिकों को कोई अंदाजा नहीं था। अचानक आक्रमण होने से सैनिक सिर्फ अपने बचाव का सोचने लगे। जब तक सैनिक संभल पाते, तब तक राजा वेरसीन के सैनिक उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। उसी वक्त दोनों भाइयों ने अपनी अपनी तलवार निकाली और एक एक सैनिक का सिर धड़ से अलग, मगर युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। राजा नसीरुद्दीन का सेनापति बहुत था। उसने केवल अपने सैनिकों की आधी ही टुकड़ी भेजी थी। जब काफी देर होने पर भी कोई संदेश नहीं आया, तो वह समझ गया कोई गड़बड़ जरूर है, और बहुत ही होशियारी से महल की तरफ बढ़ा। जैसे ही महल के नजदीक पहुंचा, उसने देखा कि उसके सैनिक वहां नहीं हैं। सेनापति ने सोचा कि शायद सारे सैनिक महल के अंदर पहुंच गए हैं, मगर सेनापति बहुत चालाक था। उसने देखा कि सारे महल में अंधेरा है। वह सारे सैनिकों से बोला, तलवार और ढाल मजबूती से पकड़ लो। सैनिक भी खबरदार हो गए, पर विराट और विरज बुद्धि में सेनापति से बहुत तेज थी। उन्हें पता था कि इस बार सेनापति महल के अंधेरे को देखकर समझ जाएगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए सामने से वार करना खतरनाक होगा। दोनों भाइयों को पता था कि दुश्मन महल के अंदर घुसने का प्रयास जरूर करेंगे, मगर इस बार दोनों भाइयों की योजना और भी बड़ी थी। इस बार दोनों भाई और सभी सैनिक महल से कुछ दूरी पर जाकर छिप जाते हैं। अब राजा नसीरुद्दीन की सेना महल की दीवारों पर चढ़ने का प्रयास करती है, पर जैसे ही सभी सैनिक दीवार पर पांव रखते हैं, तुरंत ही उनके पांव रपट जाते हैं। कुछ सैनिक गिर जाते हैं और कुछ संभल जाते हैं। जैसे ही सभी का ध्यान भटका, इतने में ही दोनों भाई सारी सेना को लेकर उन पर हमला कर देते हैं और उन सबको भी मौत के घाट उतार देते हैं। महमूद सेनापति और गुप्तचर को बंदी बना लेते हैं। इतने में दिन का हल्का हल्का सा उजाला होने लगता है। महल सभी उठ जाते हैं। उधर मंत्री बलदेव भी उठकर सीधे महाराज के कमरे में जाते हैं। जाते जाते बलदेव यही सोच रहे थे कि अब तक तो महाराज को महमूद सेनापति ने मौत के घाट उतार दिया होगा। आज तो मेरा पुत्र जयदेव ही गद्दी पर बैठेगा और दोनों राजकुमारियों से विवाह भी जयदेव का ही होगा। मगर जैसे ही मंत्री ने महाराज के कमरे का दरवाजा खोला, सामने महाराज को सही सलामत सभा के लिए तैयार होते देखा, तो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई। हो तो चलिए दोस्तों, अब सीधा आपको लेकर चलते हैं राज्यसभा में, जहां आज काफी खुसुर-पुसुर है तथा राज्य के सभी उच्च पद अधिकारी मौजूद हैं और जिन्हें विराट और विराज ने बना रखा है। वो दोनों सेनापति और गुप्तचर भी जैसे ही महाराज सभा में आते हैं, महाराज के सिंहासन बैठते ही महामंत्री खड़े हो जाते हैं और राजा से पूछते हैं। अचानक महल पर हमला। कुछ देर सभा में सन्नाटा छाया रहता है। फिर महाराज बोले, ये सब तो हमारे प्यारे मंत्री बलदेव जी ही बता सकते हैं। मंत्री बलदेव की तो सिटी पिटी गुल्ल, उसकी योजना के अनुसार तो आज महाराज का अंतिम संस्कार था और कहाँ वह गिर गया। सभा के प्रसन्न उत्तर में बलदेव कुछ नहीं बोला, चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। महाराज ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री बलदेव को बंदी बनाया जाए। तुरंत ही बलदेव को बंदी बना लिया गया। तब महाराज बलदेव से कहते हैं, तुम्हें क्या लगता कि तुम्हारी घटिया हरकतों के बारे में हमें कुछ नहीं पता? मैं तुम्हारे इरादों के बारे में सब कुछ जानता हूं। कैसे तुमने मुझे 2 बार जहर देकर मारने का प्रयास किया, और इतना ही नहीं, तुम मेरी पुत्रियों का विवाह अपने पुत्र जयदेव से करवाना चाहते हो। पर आज तो तुमने सभी हदें पार कर दी। तुमने हमारे दुश्मन राज्य से हाथ ही मिला लिया। अब बताओ तुम्हें कौन सा दंड दिया जाए। ये कहकर महाराज विराट और विराज की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों ने मेरी जान ही नहीं बल्कि इस राज्य को भी बचाया है। मैं तुम दोनों को धन्यवाद देकर इस एहसान को कम नहीं करना चाहता, मगर यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मैं अपनी बेटियों का विवाह तुम दोनों से करना चाहता हूं। विराट और विराज दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज, ये फैसला तो राजकुमारियां और हमारे माता पिता ही कर सकते हैं। कृपया आप उन्हीं से पूछिए। ये सुनकर महाराज तुरंत ही दोनों राजकुमारियों राज्यसभा में बुलाने का आदेश करते हैं। दासियां दोनों राजकुमारी को लेकर आती हैं। दोनों बहनें बेहद खूबसूरत। तभी महाराज अपने महामंत्री से पूछते हैं, क्या मेरा यह फैसला सही है? महामंत्री, राजकुमारियों का तो पता नहीं महाराज, पर आपका यह फैसला राज्य के लिए बिल्कुल सही है।
तभी सभा में बैठा जयदेव मंत्री बलदेव का सुपुत्र, जो अब तक राजकुमारी से विवाह के सपने देख रहा था, यह सुनकर अपना आपा खो देता है और बिना सोचे समझे एक राजकुमारी की गर्दन पर चाकू रख देता है। विराट और विराज दोनों ही गुस्से से जयदेव की ओर देखते हैं और महाराज भी जयदेव से गुस्से से कहते हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें नहीं पता तुम कहां खड़े हो? जयदेव चिल्लाकर बोला, हाँ हाँ, मैं पागल हो गया हूं। मेरी अब तक की सारी योजनाओं पर पानी जो फिर गया है। तभी वहां खड़े महामंत्री ने कहा, तब तो तुमने गलत गर्दन पकड़ ली है। मेरे भाई, तुम्हें तो विराट और विरज की गर्दन पकड़नी चाहिए थी, क्योंकि अगर तुमने राजकुमारी को मार भी दिया तो भी राज्य उन्हीं दोनों के पास जाएगा। महामंत्री बहुत चालाक था। उसे अच्छे से पता था कि यह योजना सफल होगी, और वही हुआ। इतना सुनते ही जयदेव बौखला उठा। उसने कहा, आज मैं इसी वक्त महाराज और दोनों भाइयों को खत्म करके सिंहासन पर बैठूंगा। उसने राजकुमारी की गर्दन छोड़ दी और विराज की ओर चाकू लेकर आगे बढ़ा। जयदेव विराज की गर्दन पर वार करने ही वाला था, मगर उससे पहले ही विराज ने अपनी तलवार निकाली और जयदेव का सर धड़ से अलग कर देता है। हम दोनों लोहार की सिर्फ औलाद नहीं, बल्कि फौलाद है, फौलाद। सभा में बैठे सभी लोग विराज की फुर्ती देखकर दंग रह जाते हैं। ये सुनकर तो महाराज का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। महामंत्री जी ने कहा कि महाराज, अब इन तीनों का क्या किया जाए? तभी महाराज महामंत्री से कहते हैं, महामंत्री जी, ये दोनों भाई ही बताएंगे। तभी विराट कहता है, महाराज, अभी के लिए तो बंदी गृह में डाल दीजिए। महाराज के आदेश पर सैनिक तीनों को बंदी गृह में डाल देते हैं। अब महाराज रामदास लोहार को महल में बुलाने का आदेश देते हैं। सैनिक उनके माता पिता को महल में लेकर आते हैं। दोनों थोड़े घबराए से होते हैं और सोच रहे हैं, पता नहीं हमारे बच्चों ने अब क्या किया होगा। पर दोनों को महल में बड़े आदर के साथ हॉल में बिठाया जाता है। थोड़ी देर बाद महाराज उनसे मिलने आते। विराट और विराज के माता पिता राजा से हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। तभी राजा कहते हैं कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। समधी जी, ये सुनकर रामदास थोड़ा अचंभित सा होता है। इतने में ही वहां महामंत्री आ जाते हैं और कहते हैं, घबराइए नहीं, आपके बेटों ने इस राज्य को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। कुछ मत सोचिए और इस विवाह के लिए हाँ कर दीजिए। रामदास ने थोड़ी सुकून की सांस ली और शादी के लिए हाँ कर दी। महाराज ने रामदास को महल में ही कहा और महल के पुरोहित को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवाया। शादी का मुहूर्त 1 महीने बाद का निकला, पर विराट के मन में एक सवाल था, क्या राजकुमारियां हमें पसंद करेंगी? ये सोचकर दोनों भाई थोड़े परेशान थे। ये बात राजा वीरसेन भांप लेते हैं और एक राजकुमारी उर्वशी महल के बगीचा में टहल रही थी। इत्तेफाक से वहां विराट और विराज भी थे। राजकुमारी उर्वशी पर विराट की नजर पड़ी। उर्वशी को देखते ही विराट की नजरें थम सी गईं। उसकी धड़कन तेज होने लगी, क्योंकि राजकुमारी उर्वशी बहुत ही सुंदर है। चलते चलते उर्वशी विराट से टकरा जाती है और उर्वशी विराट की बाहों में गिर जाती है, और उसी समय दोनों एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। अब विराज के मन में भी यही चिंता, क्या राजकुमारी तरुसी मुझे पसंद करेंगी? और ये केवल एक संजोग ही है कि इस समय राजकुमारी तरुसी भी विराज के बारे में ही सोच रही थी, क्योंकि जब सभा में विराज ने एक ही बार में जयदेव को खत्म कर दिया, वहीं से राजकुमारी तरुसी उन पर फिदा हो गई। पर विराज को यह नहीं पता था कि राजकुमारी तो उसकी वीरता की पहले ही कायल है। बस इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। आज दोनों राजकुमारी का विवाह का दिन है। दोनों का विवाह कुशलतापूर्वक हो गया। विराट और उर्वशी तो पहले ही एक दूसरे से मिल चुके थे, पर विराज और राजकुमारी तरुसी की सुहाग रात पे पहली मुलाकात है। दोनों की धड़कनें बहुत ही तेज हैं। राजकुमारी पहले से ही सुहाग सेज पर बैठी है। विराज भी आकर बेड पर बैठ जाता है और धीरे से राजकुमारी का हाथ पकड़ता है। वह अपना हाथ पीछे खींच लेती है। विराज धीरे से राजकुमारी का घूंघट उठाता है। जैसे ही उसकी नजर राजकुमारी पर पड़ती है, विराज उसके चेहरे को देखता ही रह जाता है। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था उसकी शादी इतनी सुंदर किसी राजकुमारी से होगी। बस वह इतना ही पूछ पाता है, क्या मैं आपको पसंद हूं? क्या यह विवाह आपकी इच्छा से हुआ है? राजकुमारी विराज से नजरें मिलाते हुए हाँ मैं अपना सर हिला देती है। बस फिर तो विराज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। अगले दिन सभा में राजा वीरसेन घोषणा करते हैं कि चंद्रपुर राज्य के उत्तराधिकारी विराट और विराज होंगे, और दोनों का राज्य अभिषेक करा देते हैं। विराट और विराज के राजा बनते ही आज राज्यसभा में संधि पत्र आता है। दोस्तों, ये वही राज्य है
जिसके साथ मिलकर मंत्री बलदेव ने राजा वीरसेन को मारने का षड्यंत्र रचा था। यहाँ के राजा नसीरुद्दीन और सेनापति मोहम्मद, जो अभी भी विराट विरज की कैद में हैं, नसीरुद्दीन ने संधि पत्र इसलिए भेजा था क्योंकि अब वह समझ चुका था चंद्रपुर राज्य को हड़पना अब पहले जितना आसान नहीं है, पर विराट और विरज इतनी आसानी से संधि पत्र स्वीकार करने वाले नहीं हैं। उन्होंने संधि स्वीकार करने की दो शर्त रखी। पहली, तुम हमारे राज्य के साथ हाथ मिला लो, और दूसरी, हम मोहम्मद आसिफ सेनापति को हरगिज नहीं छोड़ेंगे। अगर शर्त मंजूर है तो तुम्हारा और तुम्हारे राज्य का स्वागत है, नहीं तो तुम युद्ध के लिए तैयार रहो। राजा नसीरुद्दीन के पास शर्त स्वीकार करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसकी आधी सेना को तो राजा विराट और राजा विराज ने पहले ही खत्म कर दिया और सेनापति को भी बंदी बना लिया। इसलिए वह चंद्रपुर राज्य से हाथ मिला लेता है। 6 महीने बाद महाराज वीरसेन को खबर मिलती है कि दोनों राजकुमारियां गर्भवती हैं। महाराज वीरसेन और रामदास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। महल में जश्न मनाया गया। एक दिन राजकुमारी उर्वशी ने अपने पति राजा विराट से पूछा कि आपने मंत्री बलदेव गुप्तचर और अभी तक बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ है। उसी समय वहां विराज भी आ जाता है और हंसकर कहता है, भाभी, उन तीनों को तो कब का मौत के घाट उतार दिया उर्वशी, पर ये तुम दोनों ने कब किया। तब विराट बोला, कुछ तो सस्पेंस रहने दो, तुम सिर्फ आने वाले बच्चे पर ध्यान दो।